हाय, आई एम राहुल और वेलकम ऑन माय चैनल। जैसा कि हम लोग यम लक्ष्मीकांत पॉलिटी पढ़ रहे हैं, उसमें हम लोग डीपीएसपी पढ़ रहे हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। ठीक है, तो उसमें आज हम लोग सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। सेकंड पार्ट में हम लोग स्टार्ट करते हैं कि न्यू जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऐड किए गए आफ्टर द वर्जिनल कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि 26 जनवरी 1950 के बाद जो जो डीपीएसपी ऐड किए गए उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो जो है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 के द्वारा चार नए न्यू डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऐड किए गए थे। ठीक है, ओरिजिनल लिस्ट में तो कौन कौन से हैं? तो आर्टिकल 39 में ऐड किया गया था टू सिक्योर अपॉर्चुनिटीज फॉर द हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रन के लिए। ठीक है, तो ये 39 ऐड किया गया था 39 में। आगे इसी 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो है 39 ये जोड़ा गया था। ये बेसिकली टू प्रमोट द इक्वल जस्टिस एंड टू प्रोवाइड द फ्री लीगल एड टू द पुअर। ठीक है, जो व्यक्ति कानूनी लड़ाई जो है नहीं लड़ पाता है अपने से, उसे सरकार जो है मदद करती है। ठीक है, तो उसके लिए एक नया आर्टिकल जोड़ा गया 39 ये। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। आगे बढ़ते तीसरा क्या जोड़ा गया? तो तीसरा बेसिकली 43 ये जोड़ा गया। इसमें क्या है कि वर्कर्स को मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन की बात की गई है, टू टेक द स्टेप्स टू सिक्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ द इंडस्ट्रीज। ओके, तो ये 43 ये। आगे चौथा क्या है? टू प्रोटेक्ट, बेसिकली ये 48 ये है। ठीक है, इसमें टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूवमेंट in improvement the environment and the safeguard the forest and the wildlife. ओके, आर्टिकल 48 ये। आगे बढ़ते हैं तो ये बेसिकली 42nd कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा चार आर्टिकल जोड़े गए। कौन कौन? 39 में जोड़ा गया, 39 ये जोड़ा गया, 43 ये जोड़ा गया एंड 48 ये जोड़ा गया। चार आर्टिकल। आगे देखते हैं और एक नया 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 में एडेड वन मोर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स विच रिक्वायर द स्टेट टू मिनिमाइज इनइक्वालिटीज इन इनकम स्टेटस फैसिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज। तो ये बेसिकली किस में जोड़ा गया? आर्टिकल 38 में जोड़ा गया है। ठीक है, तो ये याद रखना, आर्टिकल 38 में जो है 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 के द्वारा जोड़ा गया है। ठीक है, तो मिनिमाइज द इनइक्वालिटीज इन द इनकम स्टेटस फैसिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज। ओके, आगे बढ़ते और 82nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा भी जोड़ा गया है इसमें। ठीक है, चेंज किया भी गया बेसिकली 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002। तो ये राइट टू एजुकेशन है। 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 चेंज द सब्जेक्ट मैटर of Article 45 and made elementary education ये फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21 ये। ओके, इसमें अमेंडमेंट किया गया। डायरेक्टिव रिक्वायर्ड टू स्टेट प्रोवाइडेड द अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर ऑल द चिल्ड्रन अंटिल द कंप्लीट ऑफ द 6 ईयर एज। ठीक है, तो इसमें ये व्यवस्था थोड़ा अमेंडमेंट किया गया 86 कॉन्स्टिट्यूशन के, उसे फंडामेंटल राइट भी बना दिया गया। ओके, आगे चलते हैं और एक और ऐड किया गया 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2011 के द्वारा। 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2011 एडेड द न्यू डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स रिलेटिंग टू द कोऑपरेटिव सोसाइटीज। इट रिक्वायर द स्टेट टू प्रमोट द वॉलंटरी फॉर्मेशन, ऑटोनॉमस फंक्शनिंग, डेमोक्रेटिक कंट्रोल एंड द प्रोफेशनल मैनेजमेंट ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ओके, तो ये आर्टिकल 43 बी में जोड़ा गया, आर्टिकल 43 बी जोड़ा गया। ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज 97th कॉन्स्टिट्यूशन में। ये बेसिकली फंडामेंटल राइट में है, आर्टिकल 19(1)(c) में है। ठीक है, एक नया इसके लिए पार्ट जोड़ा गया है 9B करके। ठीक है, तो ये याद रखना। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि सैंक्शंस बिहाइंड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। ठीक है, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बारे में तो बी एन राव
जो है द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे टू द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली रिकमेंडेड दैट द राइट ऑफ एन इंडिविजुअल शुड बी द डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी justiciable and the non justiciable, okay, which was accepted by the drafting committee. Consequently, the fundamental right which are the justiciable in nature and incorporated in the part third sorry, and in directive principle which are the non-justiciable in nature incorporated in the part 4 of the constitution, okay. and आगे बढ़ते हैं. Though the directive principles are the non-justiciable, the constitution article 37 makes it clear that these principles are the fundamental, okay, in the governance of our the country. ये सब हम लोग पढ़े हैं. एंड इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू अप्लाई दीज प्रिंसिपल इन द मेकिंग लॉज, ओके. तो ये हम लोग पढ़े थे. ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसके बारे में अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने क्या कहा. तो उन्होंने कहा नो मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल टू पीपल एंड द अफोर्ड लाइट हार्डली टू द इग्नोर द प्रोविजन ऑफ द पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सेड इन द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली दैट ये गवर्नमेंट रेस्ट ऑन द popular vote can the hardly ignore the directive principle while the shaping its policy. If any government ignore them, it will the certainly have to answer for the before the electoral at the election time. ठीक है, तो बाबा साहब ने बताया कि चुनाव में इसका काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रहेगा और सरकार जो है इस पे काम करना ही होगा क्योंकि वोट नहीं पाएंगे. ठीक है, तो वही बिल्कुल सेम वही बात है. द फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स नॉन जस्टिसिएबल. नॉन जस्टिसिएबल क्यों बनाया गया कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के द्वारा. ठीक है, एंड द लीगल नॉन इन्फोर्सिबल बिकॉज क्यों, क्योंकि उस समय जब आज़ाद हुआ देश 1950 के समय, ओके, जब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनी थी यानी कि 1948 के आसपास, तो उस समय द कंट्री डिड नॉट पॉसेस द सुफिशिएंट फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू इम्प्लीमेंट देम. ठीक है, तो सर कंट्री के पास इतना रिसोर्सेज नहीं थे कि वो डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट करा सके, जस्टिसेबल बना सके. यानी कि अगर जस्टिसेबल अगर बनाती तो उसे इम्प्लीमेंट करना पड़ता तो ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेस लगता. उतना रिसोर्सेस सरकार के पास या देश के पास था नहीं. ठीक है, तो इसलिए वहाँ पे जो है नॉन जस्टिसेबल बनाया गया कि जब देश के पास पैसे रहेगा तब इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा. आगे बढ़ते हैं, सेकंड देखते हैं. द प्रेजेंस ऑफ द वास्ट डाइवर्सिटी एंड द बैकवर्डनेस इन द कंट्री वुड स्टैंड इन द वे ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन. ठीक है, तो भारत की लगभग उस समय जो है 80% जनसंख्या पिछड़ी थी. ठीक है, बेहाल थी. तो उस समय जो है ये बहुत बड़ा रकम हो जाता. ठीक है, इम्प्लीमेंट करने के लिए, और इतना संभव नहीं था उस समय. ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं था, लोगों तो पहुंच ही पाना बहुत मुश्किल था. आगे थर्ड देखते हैं. द न्यूली बॉर्न इंडिपेंडेंट इंडियन स्टेट विद इट्स द मेनी preoccupations might be crushed under the burden unless it was free to decide the order, the time, the place, and the mode of the fulfilling them. तो बेसिकली अभी नया नया ही देश बना था. उस समय जो है ऐसा कर पाना, इतने बर्डन को झेल पाना बहुत ही मतलब रिस्की काम था. ठीक है, तो इसको भी ध्यान में रखें. आगे देखते हैं. द constitution makers therefore the taking a pragmatic view refrained from giving the teeth to the principles, okay. they believe more in the awakened public opinion rather than in the court procedures as the ultimate sanctions for the fulfilling of these the principles, okay. आगे देखते हैं. तो नया टॉपिक है क्रिटिसिज्म ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल. तो किस किस आधार पे क्रिटिसिज्म किया जाता है डीपीएसपी का. तो पहला तो ये नो लीगल फोर्सेस है. ठीक है, इसको आप कोर्ट में जाकर लागू नहीं करा सकते, तो इस आधार पे इसका क्रिटिसाइज किया जाता है. ठीक है, तो डायरेक्टिव्स हैव द क्रिटिसाइज मेनली बिकॉज ऑफ देयर द नॉन जस्टिसिएबल इन कैरेक्टर व्हाइल द केटीज आर डाउट देम ये पियोस superfluities and compared to them with the a check on a bank payable only when the resources of
द बैंक परमिट। ओके, तो इसलिए भी इसका क्रिटिसिज्म किया जाता है कि ये लीगल मतलब जस्टिसिएबल नहीं है। आगे देखते हैं दूसरा पॉइंट, ये इलॉजिकली अरेंज्ड है। ठीक है, इलॉजिकली अरेंज नहीं है मतलब कि क्रिटिक ओपिन दैट द डायरेक्टिव प्रिंसिपल नॉट अरेंज इन द लॉजिकल मैनर बेस्ड ऑन द consistent philosophy. Okay, according to the N. Srinivasan, the directive principle are the neither properly classified nor the logically arranged. ठीक है, आगे बढ़ते हैं, तीसरा क्रिटिसिज्म देखते हैं डीपीएसपी का। तो इसमें सर आइवर जेनिंग्स बोलते हैं कि द डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर बेस्ड ऑन द political philosophy, okay, of the 19th century England. He remarked, the ghost of the Sydney wave and the Bactric wave stalk through the pages of the text. Part 4 of the Constitution express the Fabian socialism without the Fabian socialism without the socialism. ओके, तो इस तरह उन्होंने इसको क्रिटिसाइज किया। आगे बढ़ते हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्फ्लिक्ट को देख है। कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्फ्लिक्ट फोर्थ पॉइंट इसके क्रिटिसिज्म में, के संथानम हैड पॉइंटेड आउट दैट डायरेक्टिव लेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्फ्लिक्ट। पहला है बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स। ओके, बी कौन सा है, बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड द प्राइम मिनिस्टर। सी कौन सा है, तो बिटवीन द गवर्नर्स। तो कहाँ कहाँ पे जो है कॉन्फ्लिक्ट है, तो बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट में यस। बी कहाँ, प्रेसिडेंट एंड द प्राइम मिनिस्टर। सी गवर्नर्स एंड द चीफ मिनिस्टर यस। अकॉर्डिंग टू हिम द सेंटर कैन गिव द डायरेक्टिव टू स्टेट विद रिगार्ड टू द इम्प्लीमेंटेशंस ऑफ these the principle and the cases of the non-compliant can the dismiss the state government. Okay, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यूटिलिटी ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल। तो हम लोग चैप्टर शुरू करने जब हम शुरू किए थे तो बताए थे क्या क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, तो वही यहाँ पे भी रिपीट होता है। एल एम सिंघवी बोलते हैं कि एन इमिनेंट ज्यूरिस्ट एंड डिप्लोमेट थे ये। द डायरेक्टिव्स आर द लाइफ गिविंग प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दे कॉन्स्टिट्यूट द स्टफ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट द फिलोसफी ऑफ द सोशल जस्टिस। यमसी चांगला, यमसी चांगला क्या बोलते हैं, वो बेसिकली फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, इज ऑफ द ओपिनियन दैट इफ ऑल these the principle are the fully carried out our the country would indeed be a heavens on the earth। ठीक है, उन्होंने ऐसा कहा, इंडिया would then be not only the democracy in the political sense but also in the welfare state looking after the welfare of its citizen। ओके, बी आर अम्बेडकर साहब ने कहा डीपीएसपी के बारे में कि ये इकोनॉमिक डेमोक्रेसी है एंड डिस्टिंग्विश फ्रॉम द पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। ओके, ग्रेविल ऑस्टिन ने कहा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर aimed at the furthering the goals and the social revolutions or to the foster these revolutions by the establishing the condition necessary for its achievement। ओके, सर्बियन राव ने कहा, वो बेसिकली एडवाइजर थे ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। उन्होंने स्टेटेड दैट द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर द इंटेंडेड मोरल precepts for the authorities of the state, they have at least and the educative value। ओके, तो इस प्रकार जो है हम लोग सेकंड पार्ट देखे, अब नेक्स्ट देखेंगे थर्ड पार्ट में कॉन्फ्लिक्ट वगैरह। ओके, देन थैंक यू वेरी मच। अगर आपको पसंद आया तो आप जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब और अपना फीडबैक कमेंट में बताएं। थैंक यू।